नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में, जहां हम आपके सभी सवालों के जवाब फटाफट अंदाज में देंगे। अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमारे नंबर 9136934065 इस नंबर पर आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें, अपना नाम, अपने शहर का नाम और सिर्फ कमोडिटी से जुड़े सवाल भेजें। आज हमारे साथ 3 मेहमान होंगे जो आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। कयोमर्ज सादरी हैं, CEO हैं अवांस एंटरप्राइजेज के, प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन से, मानव मोदी हैं मोतीलाल ओसवाल से और साथ ही आगे हमारे साथ राहिल शेख होंगे जिनसे हम शुगर मार्केट का हाल जानेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले हम शुरुआत गोल्ड और सिल्वर के साथ करते हैं, जहां पर आज फिर से नरमी देखने को मिल रही है। मानव, आप बताइए, गोल्ड और सिल्वर क्या ये गिरावट और गहरा सकती है? क्या बाजार अब कमजोर ही रहने वाला है? क्या कहेंगे आप? गोल्ड में अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो चेंज हुए हैं। डेफिनेटली इकोनॉमिक नंबर्स लोअर देन एक्सपेक्टेड आ रहे हैं, खराब आ रहे हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन भी है, लेकिन उसके सामने फेड के स्टांस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट रेट कट डिले होते जा रहे हैं, उसका अनुमान जो है वो बढ़ता जा रहा है। सितंबर में अभी भी 60% की कट की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन फेड ऑफिशियल्स कंटिन्यूसली यही प्रिपेयर कर रहे हैं कि शायद एक ही रेट कट होगा और ये डिले हो सकता है। तो मेरे ख्याल से नीचे में अभी भी जगह बाकी है। गोल्ड में 70-800 जो हम हर बार सपोर्ट की बात करते हैं वो अभी भी स्ट्रॉन्ग टेकन है। जब तक 70-800 नहीं ब्रेक होता है तब तक हम थोड़ी बहुत यही रेंज में कंसोलिडेशन देख सकते हैं। मेरे ख्याल से एक बार अगर ये ब्रेक होता है तो थोड़ी बहुत हम वहां से सेल ऑफ दे सकते हैं। इंट्राडे बेसिस पर 71-300 पे हम सेल करने की सलाह देते हैं। 71-600 के ऊपर का स्टॉप और 70-700 जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है उसका हम टारगेट देते हैं इमीडिएट बेसिस पे। चलिए, तो ये सलाह आपको भी लग रहा है 70,700 तक इमीडिएट टारगेट आप यहां पर देख रहे हैं। अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ अनिल वारिया का सवाल है, गोल्ड में क्या करना चाहिए? प्रथमेश जी बताइए, गोल्ड में क्या करना चाहिए अनिल जी को? फिलहाल इस भाव पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। काफी अच्छी गिरावट हुई है, अपॉर्चुनिटी बनती है, बट फिर भी लोअर लेवल्स पे मेरे ख्याल से वो अपॉर्चुनिटी बन रही है। यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, इसके लिए कुछ ट्रेड ना करें। बट फिर भी इनको करना है तो अगर डिप्स मिलता है तो 71-150 अगर अगस्त वायदा आता है, वहां पे आपको बाय करके चलना चाहिए। 70,920 का स्टॉप लगाना चाहिए, ऊपर में टारगेट 71,600। तो ओवरऑल मोटा मोटी में 70,900 नीचे की तरफ, ऊपर में 71,600, ये रेंज में आपको गोल्ड देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए अब अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ हैं संदीप कश्यप। इनका सवाल है, नेचुरल गैस पर 251 रुपए 20 पैसे पे नेचुरल गैस इन्होंने खरीदा है, क्या करना चाहिए? मानव, क्या सलाह देंगे संदीप जी को आप? मेरे ख्याल से बहुत अच्छी रैली हो चुकी है। थोड़ा बहुत हम यहाँ पे स्टेडीनेस देख रहे हैं, ब्रीफ कंसोलिडेशन देख रहे हैं, वहां से गिरावट भी अच्छा है। ये टॉप से अगर हम देखें तो 270 से भाव गिरे हैं। मेरे ख्याल से ये 230 तक का जो इमीडिएट सपोर्ट है वहां तक एक फॉल कंटिन्यू हो सकता है। नीचे का एक सपोर्ट है 237-238 के आसपास मिले तो सेल की ही सलाह रहेगी नेचुरल गैस में। जैसे मैंने बात की 242 के ऊपर का स्टॉप रख के 228-230 का जो इमीडिएट सपोर्ट है वहां तक एक बार नेचुरल गैस आ सकता है। ओके, अगले दर्शक है महावीर पांडे हैं बुलंदशहर से। इनका भी नेचुरल गैस पर ही सवाल है। नेचुरल गैस के 240 के स्ट्राइक की कॉल इन्होंने 40 रुपए पर खरीद रखी है। प्रथमेश जी, क्या करना चाहिए? महावीर पांडे जी को क्या सलाह देंगे आप? गैस में गिरावट जारी रहेगी, मेरे ख्याल से 220 तक के काउंटर आ सकता है, तो इनका जो कॉल ऑप्शन है उनको एग्जिट कर लेना चाहिए। मेरे ख्याल से इनकी ये जो गिरावट है और भी गहरा सकती है। तो मैं भी यहाँ पे सहमत हूँ कि 239-240 के रेंज में इसको बेचने की ही सलाह रहेगी। 247 का स्टॉप रहेगा, नीचे में टारगेट 223 के लिए रहेंगे। तो ये सलाह है। अगले दर्शक है हमारे साथ क्रिश हैं, दिल्ली से रेगुलर कॉलर है, कॉपर पर जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या करें? मानव, कॉपर पर क्या सलाह देंगे क्रिश को? कल से कॉपर में भी बहुत समय से हम ये देख रहे हैं 270 ऊपर में नहीं ब्रेक हो रहा है और नीचे में ही ज्यादा होल्ड नहीं कर पा रहा है। तो एक रेंज है डेफिनेटली, बट ओवरऑल व्यू नीचे का ही है। मेरे ख्याल से इमीडिएट बेसिस पे एक 20 रुपए की और जगह है, 15 रुपए की और जगह है। हम सेल ऑफ देख सकते हैं, तो सेल ऑन राइज का व्यू डेफिनेटली रख के चलना चाहिए। ये लेवल पे बाइंग की अगर व्यू है तो डेफिनेटली उसको एग्जिट करके नीचे की तरफ देखना चाहिए कॉपर को। अगले दर्शक हमारे साथ नवनीत हैं राजगढ़ से।
एल्युमिनियम में बताइए और चांदी में क्या करना चाहिए? पोजिशनल और इंट्राडे के लिए चांदी में और एल्युमिनियम में भी राय चाह रहे हैं। चांदी और एल्युमिनियम दोनों पर राय बता दें। प्रथमेश जी आपके फॉलोअर है, आपके नाम से इन्होंने सवाल भेजा है। एल्यूमिनियम में वैसे कुछ खास अपॉर्चुनिटीज नहीं है फिलहाल, तो एल्यूमिनियम में ट्रेड ना करें। सिल्वर में मेरे ख्याल से जुलाई वायदा जो है 86,570 के करीब इनको मिले तो यहाँ पे बाई करना चाहिए। 85,800 का स्टॉप लगाना चाहिए। टारगेट 87,700 के रखने चाहिए। ओके, आप एल्युमिनियम में कुछ ऐड करना चाहेंगे मानव? बिल्कुल, चांदी में मेरे ख्याल से एल्यूमिनियम में मैं सहमत हूँ, बहुत स्टेडी काउंटर है, ज़्यादा दूसरे मेटल्स में मूव आ रहा है, लेकिन चांदी में बिल्कुल 88,000 का जो इम्पोर्टेंट लेवल था वो हमने कल ब्रेक होते हुए देखा है, तो थोड़ा बहुत जब तक 88,000 का लेवल वापस हम ऊपर के तरफ नहीं ब्रेक होता देखते हैं, तब तक थोड़ी ये रेंज नीचे में कंटिन्यू रह सकती है। नीचे में एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 86,000 का, वहाँ तक एक बार हम देख सकते हैं, तो 86 नीचे में और 88 ऊपर में, ये रेंज डेफिनेटली चांदी में अब थोड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी देखने के लिए। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ हैं, भूमिका हैं अहमदाबाद गुजरात से। इनका सवाल कच्चे तेल पर है। 6,800 के स्ट्राइक की कॉल इन्होंने खरीद रखी है, 185 रुपए में एक लॉट बाई किया है। क्या करना चाहिए? प्रथमेश जी आप क्या सलाह देंगे? क्रूड में 6,800 के स्ट्राइक की कॉल है, सही है क्या? 800 की स्ट्राइक की कॉल है, मेरे ख्याल से इनको खड़े रहना चाहिए। ओवरऑल ऊपर में वापस 230 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, आप भी मानव सहमत है? आपको भी लग रहा है कि इस कॉल में बने रहना चाहिए, क्रूड की कॉल में? जी बिल्कुल, क्रूड में तेजी का ही व्यू है। क्रूड काफ़ी अच्छे समय के बाद एक हमने बाइंग मोमेंटम देखी है, तो 6,800 का हमारा बाइंग लेवल भी है, तो ये बाय कॉल बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। मेरे ख्याल से इमीडिएट बेसिस पे 6,950 तक का एक इमीडिएट टारगेट बनता है, तो डेफिनिटली अच्छा कॉल है ये। अगली दर्शक हमारे साथ मीता जैन है। चांदी इन्होंने खरीदा है 89,000 रुपए के भाव पर। क्या करना चाहिए मानव इनको चांदी में? 89,000 की बाइंग है। मेरे ख्याल से चांदी में जैसे हमने बात की 88,000 का कल हमने ब्रेक आता हुआ देखा है, तो ऐसा लग नहीं रहा है कि इमीडिएट जो थोड़ी बहुत बाइंग आ रही है फिर वो होल्ड नहीं कर पा रहा और वापस से गिरावट आ रही है, तो जब तक 88,000 ब्रेक नहीं होता है ऊपर में तब तक वापस से वो मोमेंटम जनरेट होना थोड़ा मुश्किल होगा। तो या तो इस स्ट्रैटेजी को एग्जिट कर लेना चाहिए, या तो इसके साथ एक हेज जरूर बिठा लेना चाहिए, सो दैट आपका जो लॉस है वो थोड़ा लिमिट हो जाए। ओके, मानव आपके फॉलोअर हैं, इनका नाम प्रमोद है पुणे से। चांदी पे हालांकि आपने दो दो बार बता चुके हैं, लेकिन अब ये जानना चाह रहे थे कि किस भाव पर चांदी खरीदना चाहिए, ये आप पूछकर बताएं मानव जी से, बताइए। अगर खरीदारी का व्यू है तो मेरे ख्याल से थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। मेरे ख्याल से जैसे हमने नीचे के रेंज की बात की, 86,000 का जो जोन है वो बहुत अच्छा लेवल होगा। 86,000 85,700 का जो जोन है वहां पे एक बार खरीदारी कर सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन अभी का जो लेवल है वहां पे रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल नहीं है और थोड़ी गिरावट आती हुई देख चुके हैं, तो यहाँ पे थोड़ा वेट एंड वॉच कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ नवनीत हैं। प्रथमेश जी आपसे पूछना चाह रहा है कि कॉपर में बताइए इंट्राडे के लिए क्या करें। एक बार फिर से बता दीजिए कॉपर में क्या करना चाहिए इनको। 835 नीचे वाला भाव है, 845 ऊपर वाला भाव है फिलहाल के लिए। तो ऊपर वाले भाव पे सेल कीजिए, नीचे वाले भाव पे बाइंग बनता है। फिलहाल के लिए 839 के आसपास जुलाई वायदा बाई करना चाहिए। 836 के स्टॉप पे आपको ऊपर वाला टारगेट 845 का रखना चाहिए। चलिए, नॉन एग्री पे बहुत बातचीत हो चुकी है, हमारे साथ कंवर सादरी जी भी बने हुए हैं। एक एक करके इनसे एग्री मार्केट पर राय ले लेते हैं। अगले दर्शक भी हमारे साथ है जीरा पे, जोधपुर से इन्होंने भेजा है, हालांकि नाम इन्होंने पूरा भेजा नहीं है। प्रथमेश जी कह रहा हूँ, कंवर साहब आप बता दीजिए क्या करना चाहिए जीरे में? आज यहाँ पर तो दबाव दिखा है, क्या और दबाव बढ़ सकता है क्या? नमस्कार ऋषमोहन जी। नमस्कार। जीरे में हम कंटिन्यू पिछले 2 महीने से देख रहे हैं कि ऊपर में 30,000 ब्रेक का स्ट्रॉन्ग एक प्राइस है जो नहीं ब्रेक हो रहा है, और नीचे में तकरीबन 26,000 26,500, मतलब तकरीबन ये 3,000 रुपए की रेंज में ही घूम रहा है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट में ये पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि हम देख रहे हैं कि कभी भी जीरा में स्पॉट प्राइसेस जो है वो फ्यूचर के मुकाबले ऊपर ही चल रहे हैं। पिछले 2 ट्रेडिंग डेज में हमने देखा है कि 29,500 आसपास का जो स्पॉट प्राइस चल रहा था, उसके पास फ्यूचर आ गया था। कल के दिन में फ्यूचर और स्पॉट दोनों एक जैसे ही थे, लेकिन आज वापस हमने तकरीबन 550 रुपए की इसमें गिरावट देखी, जिसकी वजह से वापस एक बार फ्यूचर जो है वो स्पॉट के मुकाबले बैकवर्डेशन में चला गया है।
तो मैं कॉलर को यही सलाह दूंगा कि आप करंट के लिए इसको एक रेंज बाउंड तरीके से ही चले और स्पॉट प्राइजेस को ट्रैक करें। जैसे ही ये स्पॉट प्राइजेस के आसपास आपको दिखे आप उसको सेल कर दीजिए, और अगर इसमें तकरीबन 1,000 एक रुपए का आपको डिफरेंस दिखे तो आप एक बार के लिए 300 से 400 रुपए के लिए इसको बाय कर सकते हैं। तो ओके। अभी जो फ्यूचर है वो कंटिन्यू स्पॉट के हिसाब से चल रहा है। ओके, और हल्दी में क्या करना चाहिए? जी, हल्दी में करंटली हम 17,500 के आसपास के प्राइसेस देख रहे हैं, और पिछले एक हफ्ता 10 दिन से देख रहे हैं कि जो इसकी मूवमेंट है वो भी थोड़ी रुक गई है। पहले हम जो 5-4-5% की मूवमेंट देखते थे एवरी वीक, वो थोड़ी रिड्यूस होकर तकरीबन 2-2.5% पे आ गई है। तो मैं ये सलाह दूंगा कि इसको एक बार के लिए थोड़ा वॉच करें। अगर आपको ये 17,200 17,300 के आसपास कभी भी मिल रहा है तो इसको एक बार के लिए 500 से 600 रुपए की मूवमेंट के लिए बाय करके चले। अभी इसमें किसी भी एक तरफा ट्रेड ना अपनाएं। बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी मेरी टर्मरिक के लिए, हालांकि मैं सेल ऑन हाइस की सलाह नहीं दूंगा। ओके, तो ये सलाह हल्दी को लेकर। और धनिया को लेकर काफी समय से, लंबे समय से एक दायरे में ही घूम रहा है धनिया, क्या आगे क्या लग रहा है धनिया को लेकर, सादरी जी? धनिया, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा विश्वनाथ जी, तकरीबन पिछले 1.5 महीने से 7300 से लेकर 7600 की रेंज में घूम रहा है। तकरीबन 7800 के आसपास मई एंड में हमने देखा था इसको, तब लग रहा था कि हो सकता है एक बार ये 8000 के पार निकल सकता है। लेकिन फिर भी कंटिन्यू हम देख रहे हैं कि बहुत ही नैरो रेंज में घूम रहा है। हालांकि अराइवल्स ये हफ्ते हमने काफी कम होते हुए देखी है, तकरीबन 16,000 के अराइवल्स ये हफ्ते देखे गए, जो पिछले साल इसी टाइम पे ऑलमोस्ट 24,000 के आसपास थे। तो 35% कम हुए अराइवल्स। मैं एक बार के लिए दुनिया में यही सलाह दूंगा कि मुझे ये नीचे में 7200 से नीचे नहीं लग रहा है, और ऊपर में 7700 के ऊपर भी मुझे करंट सिनेरियो में नहीं लग रहा है, क्योंकि फिजिकल में ज्यादा कोई डिमांड नजर नहीं आ रही। तो इसमें कोई भी तरफ का जो ट्रेड है वो इसी रेंज के बीच में रहकर करे। सादरी जी, एक और सवाल ग्वार को लेकर है। ग्वार लगातार कमजोर होता दिख रहा है, क्या मानसून पे फिर से खबर आ रही कि जो स्टॉल जो मानसून हो गया था, जो सुस्ती दिख रही थी वो खत्म होगी, उसका दबाव है या कुछ और? ये ज्यादातर मानसून का ही प्रभाव दिख रहा है कि राजस्थान में अभी वापस से नॉर्मल मानसून की ही अपेक्षा की जा रही है, जिसकी वजह से हमने देखा कि तकरीबन पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में ग्वार सीड ने वापस से एक बार 100 रुपए की मंदी दर्शाई है, और वापस तकरीबन तकरीबन 5300 लेवल्स पे ही चल रहा है। बिल्कुल जैसे हमने धनिया के बारे में बात की, वैसे ही ग्वार सीड और ग्वार गम भी जो है वो 3% के दायरे में, मतलब सीड तकरीबन 150 रुपए और गम तकरीबन 300 रुपए की रेंज में ही चल रहा है पिछले 1-1.5 महीने से। तो इसमें भी कोई एक तरफ की चाल अभी नजर नहीं आ रही है। मुझे फिर भी गवार सीट एक बार 5150 से मंदा नहीं नजर आ रहा है, और 5600 के ऊपर जाता हुआ भी करंट नहीं नजर आ रहा है। तो जो भी ट्रेड ग्वार सीड में करे वो भी 5300 से 5600 की रेंज में रहकर करे, और वही जो ग्वार गम है वो तकरीबन 10,300 से लेके 10,700 की रेंज में ही चलेगा। ओके सर, ग्वार की बातचीत हो रही है तो एक खबर भी बताना जरूरी है कि ऑप्शंस ऑन ग्वार सीड फ्यूचर्स की कल से एनसीडीएक्स पे शुरुआत हो रही है, और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर कॉन्ट्रैक्ट के साथ इस ऑप्शंस की शुरुआत होगी, और आगे के ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट भी लॉन्च कैलेंडर के हिसाब से होते रहेंगे। और इसके बारे में कुछ बारीकियां ये बता दूं कि ट्रेडिंग और डिलीवरी यूनिट 5 मीट्रिक टन है, और ये स्पॉट पे नहीं फ्यूचर्स पे आधारित है। अधिकतम ऑर्डर साइज 500 मीट्रिक टन है। प्रीमियम कोटेशन और बेस वैल्यू रुपये प्रति क्विंटल पे रहेगा, और टिक साइज 50 पैसे प्रति क्विंटल का है, और एक्सपायरी पर खुले सौदे का फ्यूचर्स में ये ट्रांसफर हो जाएगा। सादरी जी बताइए, क्या लग रहा है, किस तरह के रिस्पांस की उम्मीद करें? क्या फ्यूचर्स आधारित ग्वार के ऑप्शंस को अच्छा रिस्पांस मिलेगा? ग्वार सीड में मेरे हिसाब से अच्छा रिस्पांस मिलना चाहिए, क्योंकि एनसीडीएक्स पे हालांकि अभी पिछले 1-1.5 महीने में ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं देखने मिली है। ग्वार सीड जो है वो एनसीडीएक्स का फेवरेट काउंटर है, और जब से एनसीडीएक्स की स्थापना हुई है तब से सबसे ज्यादा लिक्विड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम और सबसे ज्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिखने वाली कमोडिटी है। तो मुझे लगता है कि अभी ऑप्शन आने से इसका जो एंट्री बैरियर है वो काफी कम हो जाएगा, और तो मुझे लगता है कि इसमें कॉल बाय करने के लिए काफी लोगों की रुचि दिखनी चाहिए। और इस वजह से मुझे लगता है कि इसमें फ्यूचर को भी इससे थोड़ी बहुत जो है वो सहायता मिलेगी, और फ्यूचर में भी वॉल्यूम इंक्रीज ही होना चाहिए। आपने कहा उसी पे बस मैं भी ऐड करना चाहूंगा कि इसमें एवरी मंथ फ्यूचर के हिसाब से चलने वाले ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स है। ये यूरोपियन टाइप के ऑप्शंस है जो एक्सपायरी के दिन ही फ्यूचर में मर्ज हो जाएंगे, और इसमें 100 रुपीज की स्ट्राइक के ऊपर आपको जो है वो स्ट्राइक प्राइस देखने मिलेगी।
तो वो हिसाब से कल इसमें मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलूंगा कि ग्वार सीड के प्राइजेस अभी जैसे 5300 चल रहे हैं, मुझे ज्यादा 100-150 रुपए से ज्यादा की नीचे में जगह फिलहाल में नहीं दिख रही है। तो वो हिसाब से फ्यूचर में जैसे कर रहे हैं वैसे ही ऑप्शन में भी धीरे धीरे पार्टिसिपेशन बढ़ाए। बिल्कुल, और जब ऑप्शन फ्यूचर्स पर आधारित होगा तो हो सकता है उसका फ़ायदा फ्यूचर्स को भी मिले, वहाँ भी बेहतर लिक्विडिटी मिली। और जैसा सादरी जी कह रहे हैं कि यहाँ से बहुत गिरावट का रूम नहीं है, 100-200 रुपये की गिरावट का रूम है, और एक अच्छा मौका है ऐसे दौर में जब मॉनसून का प्रॉक्सी प्ले है और आपके लिए ऑप्शंस के भी मौके आ रहे हैं, तो बेहतर ट्रेड आप अपने पोजीशन को हेज भी कर सकते हैं। खास करके हेजिंग के मकसद से ही इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट लाए जाते हैं। शुक्रिया कंवर सादरी जी, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए और एग्री मार्केट पर पूरी राय अपनी शेयर की। प्रथमेश जी और मानव जी, आप बने रहिए। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम शुगर सेक्टर की बातचीत करेंगे और नॉन एग्री मार्केट पर वापस से आपके सवालों के जवाब देंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात कर लेते हैं शुगर की, और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ राहिल शेख हैं, एमडी हैं मेयर कमोडिटीज़ के। शुक्रिया राहिल भाई, आपने वक्त निकाला। लेकिन उससे पहले आपके पास आए एक खबर ये बता दे जो मंत्री जी की तरफ से आई है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी जी का जो बयान है कि इस साल चीनी उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि बेहतर मानसून से गन्ना उत्पादन बढ़ने की संभावना है और उससे चीनी के इससे असर ये होगा कि चीनी का उत्पादन भी बढ़ेगा। इथेनॉल ब्लेंडिंग पर जो लगातार सरकार का फोकस है और टारगेट लगातार बढ़ा रही सरकार, उसका भी यहाँ पर उससे भी फ़ायदा मिलेगा। और एक्सपोर्ट खुलने की जो उम्मीद लगाए बैठे हैं जो यहाँ के एक्सपोर्टर्स है, वो उम्मीद भी हो सकता है कि आगे चलकर खोला जाए, क्योंकि उनका बयान आया है कि उत्पादन देखकर आगे इस पर वो फैसला लेंगे। हमारे साथ राहिल शेख साहब हैं। राहिल भाई बताइए, क्या लग रहा है आपको, किस तरह की रिपोर्ट, हालांकि काफ़ी इनिशियल होगा अभी कुछ भी कहना, लेकिन अब तक क्या संकेत मिले, किस तरह के सोइंग नंबर हो सकते हैं इस बार शुगर को लेकर, शुगर केन को लेकर? नमस्कार भाई। जहाँ तक के न्यूज़ आई है, ये बेसिकली आईएसओ जो हमारे यहाँ पे हम 64वां ईयर है उसका और हम उसको चेयर कर रहे हैं, तो ये न्यूज़ वहाँ से निकली है कि भारत सरकार जो है वो एक्सपोर्ट के ऊपर में विचार विमर्श कर सकती है थोड़े वक्त के बाद में। तो ये हालात ये है आज की तारीख में, मैं आपको बताऊं कि वहाँ के सेशन में सबसे बड़ी जो मुद्दा था वो सस्टेनेबिलिटी का था। और सस्टेनेबिलिटी में हमारे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट जो रहा कि हम 2% पे ब्लेंडिंग पे थे 5 साल पहले, और आज हम ब्लेंडिंग 12%, 12.5% अचीव कर चुके हैं। सो वो सस्टेनेबिलिटी का मुद्दा सबसे बड़ा रहा उसके अंदर। और जहाँ तक के पैनलिस्ट ने डिस्कशन किया, उसमें एक डिस्कशन में ये आया था कि भारत सरकार ने एक्सपोर्ट को खोलना चाहिए बिकॉज हमारे पास में स्टॉक्स काफ़ी है। बट जहाँ तक आप अगर इस स्टेटमेंट को देखें तो जो बरसात महाराष्ट्र में और कर्नाटक में अभी तक अच्छी रही है, तो 25-26 का सीजन तो महाराष्ट्र के लिए और कर्नाटक के लिए और इंडिया के लिए काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। बट जो 24-25 का जो नंबर है, जो आने वाला साल है, मेरे हिसाब से 440 से 450 मिलियन टन गन्ना रहेगा, जो बिल्कुल पिछले साल के मुकाबले सेम रहेगा। तो आप पकड़ के चलिए कि 340 मिलियन टन का उत्पादन हम एंटीसिपेट कर सकते हैं कि अगले साल होगा, जिसमें से मेरा अनुमान है कि 40 मिलियन टन के करीब, 4 मिलियन टन के करीब या 40 लाख के करीब जो है वो एथेनॉल ब्लेंडिंग में जाना चाहिए, और जो बैलेंस बचेगा वो डोमेस्टिक खपत के लिए रहेगा। और अगर प्रोडक्शन उससे बेहतर होता है तो फिर मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट के लिए कुछ देखा जाएगा। बट एज ऑफ नाउ जहां तक लगता है कि भारत सरकार जो है वो प्रायोरिटी डोमेस्टिक मार्केट और एथेनॉल पे देनी चाहिए, बिकॉज हमारा टारगेट है कि हम इसको 15 और 20% की ब्लेंडिंग अगले साल तक के अचीव कर सकें। सर, अब खबर ये भी आ रही है कि जो नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज हैं वो हायर एमएसपी के लिए लगातार पिच कर रहे हैं, क्या उम्मीद है क्या? जहां तक एमएसपी का सवाल है विश्वा भाई, अगर आप देखेंगे तो एफआरपी जो है वो तकरीबन 19% से बढ़ी है पिछले 5 साल में, और जहां तक के एमएसपी है वो सिर्फ 4% से बढ़ा है। जो डोमेस्टिक मार्केट आज 36 रुपए पर है, बट जहां तक इंडस्ट्री का सवाल है वो ये चाहती है कि एक बार एमएसपी 41 रुपए या 40 रुपए जहां पे भी वो उन्होंने डिमांड किया है वो मिले, ताकि सीजन जो होता है, जब चालू होता है अक्टूबर में, अक्टूबर से लेके मार्च तक के जो शुगर के प्राइसेस होते हैं वो सबसे ज्यादा प्रेशर में रहते हैं। एट मेनी टाइम्स वो एमएसपी के लेवल पे आ जाते हैं या एमएसपी से 1 रुपए ऊपर ट्रेड करते हैं। तो इसकी बचाव, ये मेनली इसकी बचाव करने के लिए रिक्वेस्ट है
कि आप इसकी एमएसपी को बढ़ाया जाए, और मेरे ख्याल से वाजबी है। खाली बस ये है कि इसका एक बार साइंस फार्मूला, इसका एक साइंटिफिक फार्मूला तय हो जाए कि जब जब एफआरपी बढ़े तब तब एमएसपी बढ़े और एथेनॉल का प्राइस बढ़ा है। मुझे नहीं लगता इसको करने के लिए कोई हमको बहुत डिफिकल्टी होनी चाहिए। आई थिंक इस फार्मूला बड़ा आसानी से सेट हो सकता है कि जब जब एफआरपी बढ़े तब तब एमएसपी और एथेनॉल की प्राइस लॉन्ग टर्म अगर आपको सस्टेन करना है तो ये तो साथ में लेकर चलना होगा, और काफ़ी समय से एमएसपी नहीं बढ़ाए जा रहे हैं शुगर पर। अब बताइए सर, प्राइस को लेकर किस तरफ जाते दिख रहे हैं आगे आपको चीनी के प्राइस? सर, ये जून का जो महीना रहा है, ये मैंने देखा है कि जून के महीने में तकरीबन 1,000 रुपये पर टन चीनी के दाम गिरे हैं। वो इसलिए गिरे हैं क्योंकि भारत सरकार ने काफ़ी बड़ा डोमेस्टिक कोटा दिया है, जिसकी वजह से ये प्रेशर आया है डोमेस्टिक मार्केट में। मेरा यही उम्मीद है कि अगर जुलाई का महीना जो है उसमें तकरीबन हमारा रिक्वायरमेंट 22 लाख टन का रहेगा। अगर 22-23 लाख टन का कोटा आता है तो बाजार ये लेवल पे सस्टेन कर पाएगा, और जितना भारत सरकार 3-4 लाख टन का जो एक्स्ट्रा कोटा निकाल रही है डोमेस्टिक में, अगर वही चाल रहेगी तो फिर से हमको थोड़ा सा बाजार को वापस से गिरावट की तरफ देखना पड़ेगा। ओके, शुक्रिया राहिल भाई, आपने वक्त निकाला और तमाम मुद्दों पर, शुगर सेक्टर से रिलेटेड सभी मुद्दों पर आपने अपनी राय रखी। प्रथमेश जी और मानव मोदी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी सवाल तो आज नहीं ले पाएंगे, जो भी बचे हुए सवाल हैं हम कोशिश करेंगे कल के शो में अपने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए जाए। तो कमोडिटी फटाफट को यहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।